नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय संविधान की हमारी जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है, वो है चार्टर एक्ट 1833, जिसे हम सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आपको ये जो इमेज दिखाई दे रही है पास में, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी सेंट हेलेना है। और किस प्रकार से इस अधिनियम का नाम सेंट हेलेना अधिनियम पड़ा और सेंट हेलेना कौन थी, इस सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, इस जो चार्टर एक्ट 1833 है, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये है कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर भारतीय बाजार सभी व्यापारियों के लिए खोलना, भारत में सत्ता का केंद्रीकरण करना, गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बनाना। अब देखो, इसी के साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि अटलांटिक महासागर के जो सेंट हेलेना द्वीप है, उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा आधिपत्य स्थापित करना। देखो, ये जो अटलांटिक महासागर है, इसके अंदर ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंट हेलेना द्वीप है। अगर आप नेट के ऊपर अगर इसको सर्च करो, गूगल करो, तो आपको इसमें बहुत सारी जो अच्छी अच्छी जो तस्वीरें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि काफी ये घूमने के लिए काफी फेमस जगह है। आज भी ये जो द्वीप है, ये जाना जाता है पर्यटन के लिए, घूमने के लिए ये काफी अच्छी जगह है। तो इस द्वीप के ऊपर जो इंग्लैंड सरकार है, वो इस अधिनियम के द्वारा कब्जा करना चाहती थी और साथ ही अपना जो आधिपत्य है वो भी इसमें स्थापित करना चाहती थी। इसलिए इस जो ये जो अधिनियम है, इसका नाम भी सेंट हेलेना अधिनियम पड़ गया। अब देखो, 1833 का ये जो अधिनियम है, इसमें बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? 1833 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तथा मशीनों के आने से व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। औद्योगिकरण से पहले यूरोपीय देशों में कपड़ा व्यवसाय व कृषि कार्य हाथों से किया जाता था, लेकिन मशीनों के आने के बाद वैश्विक बाजार में इनकी मांग तेज हो गई। अभी तक ब्रिटिश क्राउन कंपनी के व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप, तो वो जो सरकारी हस्तक्षेप होता है, उसको अपन लेसेस फेयर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आप जो भी करो, सरकार उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। इसे हम लेसेस फेयर की नीति बोलते हैं। लेकिन वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार को कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना जरूरी था। देखो, पीछे बैकग्राउंड में आप शायद ये देख रहे होंगे, ये जो पूरा जो वर्ड है, ठीक है, वर्ड का जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी के अंदर आपको ये जो नोट है वो दिखाई दे रहे होंगे। अर्थात इसमें औद्योगिकरण के कारण जो ग्लोबलाइजेशन है उसके अंदर वृद्धि हुई और अत्यधिक जो उद्योग धंधे हैं उनकी जो मांग हो गई वो तेज होने लग गई। अब 1833 एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की समाप्ति। 1833 एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और कंपनी को रिटायर करके ये बोल दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको ये बोल दिया कि अब आप एक प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य कीजिए, एक राजनीतिक इकाई के रूप में आप कार्य कीजिए, और आप ये जो व्यापार है, ये एकाधिकार आपके पूरी तरीके से समाप्त कर दिए जाते हैं। और इसी के साथ ही कंपनी को, अब चूंकि कंपनी का एक बड़े क्षेत्र के ऊपर भूभाग था, इसलिए कंपनी को प्रशासनिक निकाय बना दिया और इसके जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए। इस एक्ट ने अंग्रेजों को भारत में स्वतंत्रता पूर्वक बसने की अनुमति देकर ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध कर दिया गया। अर्थात अब कोई भी जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश देश है, वो भारत के अंदर आकर अपनी जो कॉलोनी है वो बना सकते हैं। शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब देखो, बंगाल का जो गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तथा उसे सभी प्रकार की नागरिक व सैन्य शक्तियां प्रदान की गई जो पहले गवर्नर जनरल के पास में थी। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उसको भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो एक प्रकार से ये जो शक्तियां हैं, इनको केंद्रीकरण भी कर दिया गया था। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों ने अपनी विधायी शक्तियों को खो दी तथा ये शक्तियां गवर्नर जनरल की परिषद के पास में आ गई, जो किसी भी कानून को निरस्त, संशोधित या परिवर्तित कर सकती थी। देखो, पहले क्या था कि एक तो था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, जो सबसे सुप्रीम था, जो सबसे ऊंचा था सुप्रीमेसी के अंदर। और उसके बाद में एक थी बम्बई, ठीक है, बम्बई का गवर्नर जनरल, और एक था मद्रास के गवर्नर जनरल। अब इन दोनों के पास में भी विधायी शक्तियां थी, लेकिन 1833 का ये जो एक्ट है, इसके द्वारा इन दोनों की जो विधायी शक्तियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल, जिसको अब भारत के गवर्नर जनरल के अंदर परिवर्तित कर दिया गया था, उसकी जो परिषद थी, जो उसकी काउंसलिंग थी, जो परिषद थी, उन सभी के पास में इन दोनों की ये जो विधायी शक्तियां हैं वो इन सभी के पास में आ गई थी। इस प्रकार से जो शक्तियां हैं उनका भी केंद्रीकरण किया गया था। गवर्नर जनरल की काउंसलिंग। फिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल काउंसिल में सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा वापस से सदस्यों की संख्या को 4 कर दिया गया। इस परिषद में चौथा सदस्य विधायी उद्देश्यों को छोड़कर
परिषद के सदस्य रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं था। अर्थात जो चौथा सदस्य इसमें ऐड किया गया था, उसके पास सिर्फ विधायी शक्तियां थी। विधि आयोग, भारत का प्रथम विधि आयोग भी इस अधिनियम के द्वारा बनाया गया। लॉर्ड मेकाले को इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया के मौजूदा रूपों, प्रकृति एवं सभी प्रकार के कानून के क्षेत्राधिकार शक्तियों तथा उनकी जो निगरानी है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, उन सभी की ये एक रिपोर्ट बना के जो भारत का जो गवर्नर जनरल है उसके परिषद को भेजता था। और जो परिषद है वो आगे जाके इस रिपोर्ट को ब्रिटिश क्राउन को सेंड करती थी कि हमने भारत के अंदर ये काम किए हैं। और जो विधि आयोग है उसका यही काम था कि वो कानूनों की निगरानी करता था कि किस प्रकार से जो कानून है उसका क्रियान्वयन हुआ, सही प्रकार से क्रियान्वयन हुआ या नहीं हुआ। तो इन सभी की रिपोर्ट बनाकर ये जो विधि आयोग है ये परिषद को भेजता था और जो परिषद है वो ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट भेजती थी। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, इस अधिनियम द्वारा एक ये भी प्रावधान किया गया था कि अब जो भारतीय लोग हैं उनको सिविल सेवा के अंदर मतलब शामिल कर लिया जाए और किसी भी प्रकार की धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाए। इस प्रकार से जो 47 प्रकार की जो सिविल सेवा थी वो भी उनके लिए भारतीयों को सम्मिलित करने का जो प्रावधान है वो इसमें किया गया था। दास प्रथा की समाप्ति, देखो वैसे तो ये प्रावधान इसके अंदर किया गया था कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से 1843 के अंदर जो भारतीय दास का अधिनियम आया था उसके द्वारा ये जो दास प्रथा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। लेकिन ब्रिटिश अधिपत्य के जितने भी जो क्षेत्र थे उनमें लगभग लगभग दास प्रथा की समाप्ति इस अधिनियम के आने के बाद में समाप्त होनी स्टार्ट हो गई। लेकिन जो पूरी तरीके से जो दास प्रथा की समाप्ति है वो 1843 की हम मानते हैं। जो भारतीय भारतीय दास था भारतीय दास था अधिनियम के द्वारा यह समाप्त हुई थी। आगे चलते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। ठीक है, 1833 के जो एक्ट है या फिर जो सेंट हेलेना महाद्वीप का जो एक्ट है उसके अंदर जितने भी जो प्रावधान थे उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारी जो सीरीज है या फिर हमारी पॉलिटी की जो जितनी भी जो सीरीज चल रही है भारतीय संविधान की, अगर आपको उनके नोट्स चाहिए, नोट्स के बारे में अगर आपको चाहिए, हस्तलिखित नोट्स चाहिए या फिर प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।